24 घंटे के भीतर दीपिका पादुकोण के ऊपर एक ऐसी बहस पूरे देश भर में छिड़ गई जो अपने आप में आवश्यक भी कही जा सकती है और फिल्म के प्रमोशन के तौर पर भी देखी जा सकती है। बीती रात दीपिका पादुकोण जेएनयू के प्रदर्शन कर रहे छात्रों के बीच 15 मिनट वक्त गुजार रही थी। वहां उन्होंने छात्रों से बातचीत की, लेकिन कोई भाषण नहीं किया, कोई टिप्पणी नहीं की, लेकिन उनकी मौजूदगी मात्र ने पूरे देश में बहस का एक नया दौर शुरू कर दिया। एक ऐसी फिल्म जिसका रिलीज का इंतजार हो रहा है, छपाक, जो कि एसिड बर्न विक्टिम के ऊपर है, जिसमें मुख्य किरदार निभा रही है दीपिका पादुकोण। उसके फिल्म प्रमोशन के संदर्भ में दिल्ली आई दीपिका पादुकोण जब जेएनयू पहुंचती हैं तो जाहिर सी बात है उनकी फिल्म के प्रमोशन को लेकर और छपाक को लेकर तमाम बातें शुरू हो जाती हैं। क्या दीपिका पादुकोण अपनी फिल्म का प्रमोशन कर रही हैं या दरअसल जेएनयू के साथ वो खड़ी हैं? वो सिर झुकाए खामोशी से भीम के जयकारे सुन रही थी। जयकारा लगाने वाला मिलकर बोलने को कह रहा था, लेकिन दीपिका खामोश थी। तरह तरह के नारे लगते रहे, दीपिका खड़ी रही। वीडियो बनता रहा, फोटो खींचते रहे। दीपिका के लब फिर भी खामोश थे, नजरें झुकी हुई थी। बस हलचल उस वक्त दिखी जब वो जेएनयू की घायल छात्र संघ अध्यक्ष आयशी घोष से मिलने पहुंची। दोनों हाथ जोड़े और मुस्कुरा दिया। पूरे जेएनयू दौरे में यही दीपिका पादुकोण का वो आंदोलन था जिससे देश की सियासी व्यवस्था हिल गई थी। जबकि जेएनयू में दीपिका ने नारे नहीं लगाए, दीपिका ने भाषण नहीं दिया, दीपिका ने पोस्टर नहीं दिखाए, दीपिका ने विरोध दर्ज नहीं कराया। फिर जेएनयू क्यों गई थी दीपिका? दीपिका ने गंभीर सामाजिक मुद्दे पर एक फिल्म बनाई है जिसका नाम छपाक है। दिल्ली की लक्ष्मी अग्रवाल नाम की लड़की पर नदीम खान नाम के लड़के ने तेजाब फेंका था। इसी असली वारदात पर बनी फिल्म छपाक 10 जनवरी को रिलीज हो रही है। रेस्टोरेंट वगैरह में ट्राई किया? अब डिसेबल लोगों के लिए भी वैकेंसी निकलती है वहाँ। क्या है ना मालती, ब्यूटी पार्लर में ब्यूटी ना हो तो थोड़ी प्रॉब्लम होती है। जॉब मिल सकती है। बेटे अभी क्या काम करती हैं आप? एक पुरानी PIL है मेरी। क्या PIL? एसिड बैंक की। PIL मालती जी। और इसके प्रमोशन के लिए दीपिका जगह जगह घूम रही हैं। फिल्म प्रमोशन में वो एसिड अटैक विक्टिम लक्ष्मी के साथ भी नजर आ रही हैं। हर फिल्म कलाकार की तरह जेएनयू में भी उन्होंने अपनी फिल्म प्रमोशन की खामोश कोशिश की, लेकिन देश के माहौल का फायदा उठाकर उसे सियासी रंग दे दिया गया। चंद पलों में लेफ्ट गुट दीपिका की जेएनयू में मौजूदगी को ऑस्कर विनिंग मोमेंट की तरह दिखाने लगा। दूसरी ओर से कथित देशभक्त भी कूद पड़े। दीपिका की ब्रांडिंग देश विरोधी के तौर पर हो गई। सोशल मीडिया में बायकॉट छपाक और सपोर्ट दीपिका हैशटैग ट्रेंड करने लगा। अपना फिल्मी फायदा फिक्स करके दीपिका निकल पड़े, लेकिन सवाल ये उठे कि आखिर आज देश के हर मुद्दे में CAA, NRC, आजादी और मोदी विरोध जैसी बातें कैसे सुनी जा रही हैं? दीपिका फिल्म प्रमोशन करने जेएनयू गई। बहस देशभक्त बनाम देश विरोधी पर शुरू हो गई। जेएनयू में फीस बढ़ोतरी विवाद में मारपीट हुई। मुंबई में फ्री कश्मीर पोस्टर दिखने लगे। केंद्र के आर्थिक फैसलों पर देश बंद का ऐलान हुआ। प्रदर्शन CAA विरोध का होने लगा। ये हालात बताते हैं कि आज देश में बेहद शातिराना तरीके से हर राजनीतिक घटनाक्रम मोदी समर्थन और मोदी विरोध में बांट दिया जा रहा है, जिससे वाजिब मांगे और आवाज अपनी अहमियत खो दे रही हैं। टीम न्यूज़ नेशन। जो बात हमने अभी आपको दीपिका पादुकोण प्रकरण में दिखाया, यही बात आज सामने दिखी जब 24 संगठनों ने आज पूरे देश व्यापी बंद का ऐलान किया था। बंद किया गया था बढ़ती बेरोजगारी के लिए, बंद किया गया था अर्थव्यवस्था के चरमराते और ढहने के लिए, बंद किया गया था लोगों की सुविधाओं के लिए। लेकिन इस बंद का आयाम और आकार बदल गया NRC, CAA और NPR पर। जरा ये कोई समझा दे कि अर्थव्यवस्था के मुद्दे पर किए गए बंद में NRC, NPR और CAA का क्या मतलब है? ऐसा लगता है जैसे कि हमारा देश आज पूरे तरीके से सिर्फ और सिर्फ दो धड़े में बंटता दिख रहा है। या तो आप सरकार के साथ हैं या फिर आप देश के खिलाफ हैं। আমাদের ছেলেগুলো
तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, ये तमाम तस्वीरें जो आप देख रहे हैं ये पश्चिम बंगाल की हैं, जहां जगह जगह पर हिंसा हुई है। और ये तस्वीर बता रही है कि ये हिंसा किस तरह से अर्थव्यवस्था को लेकर किए गए बंद के ऐलान की वजह से होनी चाहिए थी, अगर होनी भी थी तो, लेकिन हो रही है किस वजह से, ये एनआरसी और सीएए के लिए हो रही है। ये देखिए एक बस ड्राइवर जो कि बस में हेलमेट लगाकर बैठ रहा है क्योंकि उसे शक है कि प्रदर्शन कर रहे हिंसाकारी किस तरीके से बस को तोड़फोड़ कर सकते हैं। अलग अलग जगहों की ये तस्वीरें हम अभी आपके सामने प्रदर्शित कर रहे हैं और ये तस्वीरें अपने आप में बता रही हैं कि दरअसल यहाँ क्या स्थिति है। पूरे पश्चिम बंगाल में जगह जगह पर भारत बंद का ऐलान किया गया था, जो कि ट्रेड यूनियन के द्वारा बुलाया गया था। नॉर्थ परगना का भी ये अभी आपको हम तस्वीर दिखा रहे हैं और यहाँ पर इन तस्वीरों से आप देखिए क्या ये स्थिति बनती दिख रही है। लेकिन सभी विरोध प्रदर्शन में आप अर्थव्यवस्था को लेकर उठती चिंता के बारे में कहीं कुछ नहीं है। यहाँ पर हिंसा है, यहाँ पर तमाम तरह की अन्य बातें हैं, यहाँ पर सीएए है, लेकिन यहाँ पर किसी भी तरीके से अर्थव्यवस्था के ऊपर कोई चर्चा नहीं है। ये पटना बिहार की तस्वीरें अभी आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, जहाँ पर आज बंद का आह्वान किया गया था। पंजाब के अमृतसर में भी बंद का आह्वान किया गया था, जो कि कांग्रेस समर्थित था और वाम दलों द्वारा समर्थित था। और इस बंद में बड़ी संख्या में लोग बाहर निकले, लेकिन इस बंद का मकसद क्या था ये आप खुद देखिए। स्क्रीन पर देख रहे हैं आप कि कैसे ट्रेन को भी रोका गया। भुवनेश्वर की ये तस्वीरें हैं जो कि ट्रेन को रोक के खड़े तमाम ट्रेड यूनियन के नेता मौजूद हैं, लेकिन एक बार फिर मांग यहाँ पर अर्थव्यवस्था की सुधार को लेकर नहीं, नौकरियों को लेकर नहीं, बल्कि एनआरसी, एनपीआर और सीएए को लेकर होती हुई दिखाई दी। अब आइए जरा आपको तमिलनाडु के चेन्नई में दिखाते हैं किस तरह से विरोध और प्रदर्शन के ये स्वर बुलंद होते रहे हैं। और इसके बावजूद जैसा कि हम आपको लगातार बता रहे हैं, इन तमाम बातचीत में, इन तमाम प्रदर्शन में कहीं पर भी बेरोजगारी का मुद्दा, किस तरह से अर्थव्यवस्था चरमराई हुई है, इसका मुद्दा सामने नहीं है। बेंगलुरु की ये तस्वीरें भी प्रदर्शन वही बता रही हैं और दिखा रही हैं आपको कि कैसे स्थितियां लगातार बद से बदतर हो रही हैं। लेकिन आज चर्चा उन मुद्दों पर नहीं होती जो आम देशवासियों को प्रभावित कर रहा है, बल्कि सीएए, एनआरसी और एनपीआर पर हो रहा है, जो अभी देश में लागू तक नहीं है। हम आपको ये हैदराबाद की तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर एक बार फिर विरोध अर्थव्यवस्था की मंदी की वजह से था, लेकिन ये तब्दील हो गया एनआरसी और एनपीआर के बारे में, जिसके बारे में हम लगातार आपके सामने चर्चा करते रहे हैं। तो आखिरकार इस तरह के विरोध प्रदर्शन का मतलब क्या है? क्यों आज पूरे देश भर में जब इतने बड़े पैमाने पर विरोध के स्वर बुलंद हो रहे हैं और बातें आम जनता के मुद्दों पर है, रोजगार पर है, छात्रों के लिए बढ़ती फीस पर है, नौकरियां कम होते मुद्दों पर है, आर्थिक मंदी पर है, इस पर चर्चा नहीं होती। सारी चर्चा घूम फिर कर सीएए, एनआरसी और एनपीए पर क्यों आ जाती है? भारत बंद की ये तस्वीरें पूरब से लेकर पश्चिम और उत्तर से लेकर दक्षिण हर तरफ नजर आई। अपनी मांगों को लेकर देश के 10 ट्रेड यूनियन ने भारत बंद बुलाया। इस दौरान किसान, मजदूर, छात्र, बैंकर्स, ट्रेडर्स सभी ने सड़क पर उतरकर सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद की। 6 बैंक संगठन, 60 छात्र संगठन, लेफ्ट पार्टी समेत कई संगठनों ने बंद का समर्थन किया। इनकी मांगे हैं कि न्यूनतम वेतन 21,000 रुपए प्रति माह हो, रोजगार बढ़ाने के लिए कदम उठाने के साथ खाली पदों को तुरंत भरने की मांग की गई। श्रम कानून को सख्ती से लागू किया जाए। केंद्र और राज्य कर्मचारियों को एक समान वेतन और भत्ते दिए जाए। न्यूनतम पेंशन 10,000 रुपए महीना की जाए। महंगाई पर रोक लगाने के लिए ठोस रणनीति बने। वहीं रेलवे कर्मचारी रेलवे में निजीकरण का विरोध कर रहे हैं, जबकि किसान संगठन किसानों की पूरी कर्ज माफी और फसल के उचित मूल्य की मांग को लेकर सड़क पर उतरे। भारत बंद का मुख्य फोकस केंद्र सरकार की आर्थिक नीतियों का विरोध करना था, लेकिन आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में बंद के दौरान जो पोस्टर लहराए गए उन पर लिखा एनआरसी कुछ और ही इशारा कर रहा है और सवाल उठाने पर मजबूर कर रहा है कि क्या ये रोजगार की मांग हो रही है, क्या ये विनिवेश का विरोध है, क्या ये महंगाई के खिलाफ हल्ला बोल है, क्या ये किसानों की कर्ज माफी का पोस्टर है। मतलब साफ है कि भारत बंद का फोकस अर्थव्यवस्था से इतर एनआरसी और सीएए की तरफ शिफ्ट होता नजर आया और असल मुद्दे पीछे छूट गए। टी न्यूज़ नेशन। ईरान और अमेरिका में बढ़ते तनाव की चिंता पूरी दुनिया को है, खास करके हिंदुस्तान को, क्योंकि ये हालात जैसे जैसे गंभीर बनते जा रहे हैं, हिंदुस्तान के लिए एक नई चुनौती सामने आ रही है। इस पूरी लड़ाई में अमेरिका भारत जैसे मुल्क का साथ चाहता है, तो दूसरी तरफ ईरान से भारत के संबंध काफी पुराने और अच्छे हैं, और इसके साथ साथ इस पूरे विवाद में हिंदुस्तान को बेवजह घसीटा भी जा रहा है। एशिया में जंगी तनाव के हालात में अमेरिका से लेकर ईरान तक की नजर अब भारत पर है। ट्रंप ने जहां सुलेमानी की हत्या को जायज ठहराने के लिए उसे भारत का दुश्मन ठहराने की कोशिश की, वहीं ईरान ने अब भारत से
मध्यस्थता की उम्मीद जताई है। अमेरिका अपनी खाड़ी नीति के तहत एशिया को जंग में झोंकना चाहता है और ईरान चीन के चक्कर में अमेरिका से जंग ठाने बैठा है। ऐसे में भारत को इस लफड़े में घसीटने की कोशिश हो रही है। अमेरिका से बेहद बिगड़ चुके रिश्ते को सुधारने की कोशिश में ईरान अब भारत को शामिल करने की कोशिश कर रहा है। ईरान के राजदूत ने कहा है, भारत अक्सर शांति स्थापना में अच्छी भूमिका निभाता रहा है। हम जंग नहीं चाहते हैं, हम इस इलाके में शांति और समृद्धि चाहते हैं। हम भारत की किसी कोशिश या पहल का स्वागत करते हैं जिससे शांति बहाल हो। एक तरफ अमेरिका और दूसरी तरफ ईरान, दोनों मुल्कों के साथ भारत के रिश्ते अच्छे हैं, लेकिन यही परिस्थिति भारत के लिए बड़ी चुनौती भी है। कासिम सुलेमानी की हत्या के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान बनाम अमेरिका में भारत को शामिल करने की कोशिश की। ट्रंप ने कहा कि 2012 में दिल्ली में इजरायली दूतावास की महिला पर हमले के लिए सुलेमानी जिम्मेदार था। मतलब अमेरिका ने ईरान के खिलाफ भारत को खड़ा करने की कोशिश की, लेकिन भारत के लिए ईरान मामले में संतुलन बनाना भी बड़ी चुनौती है। अगले हफ्ते राइसीना डायलॉग जो दिल्ली में होने वाली है, उसमें ईरान के वित्त मंत्री आएंगे, फॉरेन मिनिस्टर आएंगे और विदेश मंत्री आएंगे और अमेरिका से डेप्यूटी NSA भी आएंगे। तो यहाँ पर इंडिया का स्टैंड क्या है, ये बहुत ज़रूरी है कि ये जल्द से जल्द स्पष्ट करें। भारत के लिए संतुलित विदेश नीति की दरकार इसलिए भी है क्योंकि खाड़ी में मौजूदा हालात के मुताबिक साफ साफ दो गुट नजर आ रहे हैं। कहा जा रहा है कि ईरान पर इस हमले के बाद इंग्लैंड, फ्रांस, सऊदी अरब, जॉर्डन, UAE और इजराइल अमेरिका के साथ हैं। हालांकि इन देशों ने अभी तक खुलकर किसी एक देश का समर्थन नहीं किया है। तो ईरान को बैकडोर से अमेरिका के धुर विरोधी रूस और चीन का साथ मिलता रहा है। इसके अलावा यमन, लेबनान, सीरिया और फिलिस्तीन भी ईरान का साथ दे रहे हैं। और यही वजह है कि खाड़ी की जंग से यूरोप और एशिया के देश भी अलग थलग नहीं रह सकेंगे। मतलब तीसरे विश्व युद्ध के लिए फ्लैश पॉइंट बन चुका है ईरान। न्यूज़ नेशन। अमेरिका और ईरान के बीच इस तनातनी में पूरी दुनिया दो हिस्से में बनती दिखाई दे रही है। एक तरफ अमेरिका जो कि अपने सभी मित्रों को एक साथ करता दिखाई दे रहा है और उस मित्र लिस्ट में अमेरिका ने पाकिस्तान को भी रखा है। वहीं दूसरी तरफ ईरान के साथ रूस और चीन आते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी कि एक अलग इविल एक्सेस जिसकी बात लगातार अमेरिका करता रहा है वो भी तैयार हो रहा है। पाकिस्तान किस तरफ जाता है ये तो वक्त बताएगा, लेकिन हिंदुस्तान के लिए दुविधा की स्थिति है। इस बढ़ते हुए दुनिया में अब क्या वाकई में एक विश्व युद्ध की नींव रखी जा रही है? यह पूरी दुनिया के लिए सबसे बड़ी चिंता का विषय है। साल 2020 में अमेरिका और ईरान मिलकर किसी बड़ी जंग की तरफ कदम बढ़ा सकते हैं और यही डर दुनिया के तमाम देशों को टेंशन दे रहा है। आज अमेरिका और ईरान जिस तरह से एक दूसरे को टारगेट कर रहे हैं, जिस तरह से ईरान अमेरिका से दुश्मनी मोल ले रहा है, उसने विश्व की कई ताकतों के माथे पर चिंता की लकीरें खींच दी है। ईरान और अमेरिका के बीच महायुद्ध के मंडराते बादलों को देखकर हिंदुस्तान ने अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी है। इस एडवाइजरी में भारतीयों को इराक की यात्रा से बचने की सलाह दी गई है। इसी के साथ सभी भारतीय एयरलाइंस को ईरान, इराक और खाड़ी देशों के वायु क्षेत्र के इस्तेमाल से बचने की सलाह दी गई है। न सिर्फ भारत बल्कि दुनिया के तमाम देश ईरान और अमेरिका के बीच जारी टकराव के बाद अलर्ट मोड पर है। अमेरिका ने अपने नागरिकों से तुरंत इराक छोड़ने के लिए कहा है। अमेरिका ने अपने सभी विमानों को इराक, ईरान, ओमान और खाड़ी के कुछ अन्य हिस्सों में अपनी फ्लाइट्स को उड़ने पर रोक लगा दी है। ज्यादातर इंटरनेशनल एयरलाइंस ने ईरान और इराक के एयर स्पेस से गुजरने वाली अपनी फ्लाइट्स को डाइवर्ट कर दिया है। सिंगापुर एयरलाइंस ने सूचना जारी कर कहा है कि तेहरान एयर स्पेस से गुजरने वाले विमानों को डाइवर्ट किया जा रहा है। ताइवान की चाइना और ईवा एयरलाइंस ने भी अपना रास्ता बदला है। मलेशिया की एयरलाइन कंपनियों ने भी विमान का रूट बदलने का फैसला किया है। इसके अलावा फिलीपींस और पाकिस्तान ने भी अपने नागरिकों को इराक नहीं जाने की सलाह दी है। न्यूज़ नेशन। तनाव के इस माहौल के बीच में ईरान में एक विमान हादसा हुआ है। दरअसल यूक्रेन एयरलाइंस का ये विमान 170 के आसपास सिविलियंस को लेकर 176 लोगों को लेकर उड़ान भर रहा था और उड़ान भरने के साथ ही इसमें क्रैश हुआ है। लेकिन ईरान अब ब्लैक बॉक्स देने को तैयार नहीं है। क्या यह माना जाए कि दरअसल इसमें कोई साजिश है? इन दो तस्वीरों का एक दूसरे से कोई रिश्ता है या नहीं, ये बात सवालों के घेरे में है। लेकिन इन दोनों तस्वीरों का ईरान से बेहद गहरा रिश्ता है। 24 घंटे के भीतर ईरान में अचानक हो रहे घटनाक्रम बड़ी तबाही की ओर इशारा कर रहे हैं।
एक तरफ अमेरिका और ईरान की तनातनी अपने चरम पर है, तो दूसरी तरफ तेहरान में एक यात्री विमान हादसे का शिकार हो गया। तेहरान इमाम खोमेनी एयरपोर्ट पर अचानक उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब यूक्रेन का यात्री विमान आग के गोले में तब्दील हो गया। आसमान में आग की लपटों के बीच घिरा यह यूक्रेन का पैसेंजर विमान है जो आग के शोलों में तब्दील हो गया। बताया जा रहा है कि इस विमान में सवार सभी 170 मुसाफिरों की मौत हो गई। जमीन पर बिखरा ये मलबा यूक्रेन 737-800 का है, जिसने उड़ान तो भरी थी यूक्रेन जाने के लिए, लेकिन वो तेहरान के पास ही आग के गोले में तब्दील हो गया। बताया जा रहा है कि बोइंग 737 विमान ईरान में तेहरान के इमाम खोमेनी एयरपोर्ट से यूक्रेन के बीच जा रहा था। विमान को उड़ान भरे अभी 3 मिनट ही हुए थे कि वो आग के गोले में बदल गया। बताया जा रहा है कि विमान में आग तकनीकी खामियों की वजह से लगी। विमान के क्रैश होने के बाद सभी मुसाफिरों की मौत हो गई। और ये विमान का वही मलबा है जिसकी जांच ईरान के अधिकारी कर रहे हैं। ईरान तो इस विमान में तकनीकी खराबी बता रहा है, लेकिन इस हादसे ने कई सवालों को खड़ा किया है, जिसके जवाब जांच के बाद ही सामने आएंगे। टी न्यूज़ नेशन। राइज, जरा बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश की शिक्षा प्रणाली और व्यवस्था पर लगातार हम आपके सामने खबरें प्रस्तुत करते रहे कि कैसे उत्तर प्रदेश के स्कूलों में औचक निरीक्षण के दौरान ये पता चला कि वहां पर टीचरों को तो कुछ जानकारी ही नहीं है। जब टीचर ही नहीं है तो बच्चे क्या पढ़ते होंगे। लेकिन जब राज्य में टेस्ट होता है, यानी कि परीक्षाएं होती हैं और 10वीं के परीक्षा केंद्र पर जबरदस्त हंगामा मच जाता है, तो समझ में आता है कि दरअसल यहाँ बच्चे और शिक्षक दोनों बिल्कुल किसी भी तरीके से काबिल ही नहीं है। ये पूरा पहले पढ़िए। ये तो हाल है यूपी की शिक्षा व्यवस्था का, जहां टीचर ही अंग्रेजी ठीक से नहीं पढ़ पाते, वहां बच्चे भला कैसे ABCD सीख पाएंगे। इन हालात को दुरुस्त करने के लिए राज्य की योगी सरकार क्या कर रही है? क्या वाकई में ऐसे शिक्षकों पर कोई कार्रवाई हो रही है या नहीं, ये तो पता नहीं। लेकिन राज्य में जब टेट की परीक्षा का आयोजन किया गया तो उसमें भी हंगामा नजर आया। बहसबाजी की ये तस्वीरें लखनऊ की है, जहां TET परीक्षा देने आए छात्रों को एंट्री नहीं मिली तो हंगामा शुरू हो गया। छात्रा का आरोप है कि जरूरी कागजात होने के बावजूद परीक्षा में नहीं बैठने दिया गया। हंगामे की ये तस्वीरें सहारनपुर की है। यहाँ टेट परीक्षा में शामिल होने आए परीक्षार्थियों ने काफी देर तक बवाल काटा। इन लोगों का आरोप है कि जरूरी दस्तावेज होने के बावजूद उन्हें परीक्षा देने से रोका गया। यूपी टेट परीक्षा के दौरान कुछ इसी तरह अफरा तफरी का आलम पीलीभीत में भी नजर आया। यहाँ NIOS बोर्ड से DLED करने वाले छात्रों को परीक्षा में बैठने नहीं दिया गया, जिसकी वजह से हंगामा शुरू हो गया। छात्रों का आरोप है कि जब परीक्षा के लिए पात्र नहीं थे तो फिर प्रवेश पत्र क्यों जारी किए गए। फिरोजाबाद में भी परीक्षा के दौरान काफी अनियमितता देखने को मिली। कुछ छात्रों को इसलिए एंट्री नहीं मिली क्योंकि उनके पास B.Ed की ओरिजिनल मार्कशीट नहीं थी, तो किसी को सिर्फ 5 मिनट देरी से पहुंचने के कारण परीक्षा देने से रोक दिया गया। ये हाल है उस यूपी का जहां टीचर्स के हजारों पद खाली है। सेकेंडरी स्कूल में शिक्षकों के 10,100 पद खाली है, तो हायर सेकेंडरी में शिक्षकों के 5,987 पद खाली है। सवाल है कि जिस राज्य में टीचर ठीक से पढ़ नहीं पाते, जहां सरकार टेट परीक्षा ठीक से आयोजित नहीं करवा पाती, उन हालात में कैसे बच्चे अपना भविष्य संवार पाएंगे। टी न्यूज़ नेशन। हिंदुस्तान में प्रकृति का जबरदस्त प्रकोप देखा जा रहा है। इस बार की ठंड ने तो लोगों की हड्डियां चटका दी हैं एकदम। तमाम पहाड़ी क्षेत्रों में, चाहे आप उत्तराखंड की बात करें, हिमाचल प्रदेश की बात करें, जम्मू कश्मीर की बात करें, इतनी जबरदस्त बर्फबारी हो रही है कि लोग परेशान भी हैं, मजा भी कर रहे हैं। पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। हिमाचल से लेकर उत्तराखंड में बर्फबारी की चादर देखी जा सकती है। कुल्लू में आसमान से इतनी बर्फ गिरी है कि पूरा गांव बर्फ से घिर गया है। गांव में 3 से 4 फीट तक बर्फ जम गई है। कुल्लू का मलाना गांव बर्फ की आगोश में है। बर्फबारी की वजह से घर से निकलना भी दूभर हो गया है। बर्फबारी की वजह से पानी की भी किल्लत हो रही है, क्योंकि बर्फबारी की वजह से पानी जम जा रहा है। कुल्लू के खाना का हाल भी मलाना जैसा ही है। यहाँ भी बर्फबारी ने पूरे गाँव को अपनी आगोश में ले लिया है। गाँव में बर्फ ने हर तरफ डेरा जमा लिया है। बर्फबारी की वजह से लोगों को रोजाना इस्तेमाल आने वाली चीजों में भी दिक्कतें हो रही हैं। उत्तराखंड के धनौल्टी में भी भारी बर्फबारी हो रही है। सड़क, पहाड़ और पेड़ पौधे सब कुछ बर्फ से ढक चुके हैं। बर्फ ने धनौल्टी में बनी भगवान शिव की प्रतिमा को भी ढक लिया है। पहाड़ में बनी इस मूर्त के चारों तरफ बर्फ जमी हुई है। बर्फ ज्यादा गिरने से वाहनों की आवाजाही में भी खासी दिक्कतें आ रही हैं
और जगह जगह पर गाड़ियां खड़ी हुई हैं। धनौल्टी की सड़कें, पहाड़, घर सब कुछ सफेद चादर से पटे हुए हैं। मसूरी से धनौल्टी के रास्ते पर भी बर्फ के जमा हो जाने की वजह से पूरी तरह से रास्ते बंद हो गए हैं। लंबे जाम की वजह से लोग यहाँ पर परेशान हैं। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाली 24 घंटे और बर्फबारी जारी रहेगी। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में जमकर बर्फबारी हो रही है। ये नजारा है उत्तराखंड के पिथौरागढ़ का, जहां जबरदस्त बर्फबारी हो रही है। बर्फबारी के चलते जिले का कामकाज ठप हो चुका है। पिथौरागढ़ के पहाड़ भी बर्फ की सफेद चादर से ढके हुए हैं। सड़क से बर्फ हटाने के लिए जेसीबी मशीनों का सहारा लिया जा रहा है और उसके पीछे से ही वाहनों की आवाजाही हो रही है। बर्फबारी के चलते पहाड़ों की रानी मसूरी पर भी मुसीबत आ गई है। कई इलाकों में तापमान 0 डिग्री से नीचे पहुंच चुका है। बागेश्वर में पिछले 2 दिनों से 2 से 3 फीट तक बर्फ गिर चुकी है। भारी बर्फबारी के चलते सड़क, पानी और बिजली सेवा बाधित हो चुकी है, जिससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। टीम न्यूज़ नेशन। ये शुक्रवार अपने आप में सुपर फ्राइडे कहा जाएगा, क्योंकि इस शुक्रवार को अजय देवगन की फिल्म तानाजी रिलीज हो रही है और दूसरी तरफ दीपिका पादुकोण की छपाक। अब छपाक को लेकर तो राजनीतिक विवाद हो ही चुका है, तो ये सुपर फ्राइडे का मुकाबला जबरदस्त होगा इस बार। लोग वसीयत में बहुत कुछ छोड़ जाते हैं। मैं तेरे लिए कर्ज छोड़कर जा रहा हूँ। अजय देवगन स्टारर फिल्म तानाजी, द अनसंग वॉरियर और दीपिका की छपाक, ये 2 फिल्में शुक्रवार को बॉक्स ऑफिस पर एक साथ रिलीज हो रही हैं। तूने रेस्टोरेंट वगैरह में ट्राई किया? अब डिसेबल लोगों दोनों ही फिल्में बेहद अलग फ्लेवर की हैं और यही वजह है कि बॉक्स ऑफिस पर इसे लेकर बिग फाइट तय है। लेकिन बॉक्स ऑफिस पर दोनों फिल्मों के परफॉर्मेंस पर फिलहाल सियासत हावी होती नजर आ रही है। खासकर मंगलवार रात दीपिका पादुकोण के जेएनयू कैंपस में नजर आने के बाद सोशल मीडिया पर कई लोग उनकी फिल्म छपाक का विरोध करते नजर आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर दीपिका पादुकोण से लेकर उनकी फिल्म छपाक तक को बाइकआउट किए जाने की मुहिम शुरू हो गई है। तो इस मुहिम के साथ ही अब बीजेपी नेताओं ने भी दीपिका पादुकोण पर अपना गुस्सा निकालना शुरू कर दिया है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता राकेश सिन्हा ने तो देश विरोधी लोगों के साथ खड़े होने के लिए फिल्मों में आतंकवादी दाऊद का पैसा लगे होने तक की बात कह दी है। बीजेपी नेता मनोज तिवारी ने भी दीपिका के जेएनयू में जाने को लेकर दुख जताया है, जबकि बीजेपी नेताओं ने अजय देवगन की फिल्म तानाजी का समर्थन करना शुरू कर दिया है। तो बीजेपी ने #तानाजी चैलेंज ही शुरू कर दिया है। बीजेपी नेता तेजिंदर सिंह बग्गा ने #तानाजी चैलेंज शुरू किया और इसके चलते लोगों को मुफ्त में फिल्म तानाजी की टिकट देने का दावा कर रहे हैं। उन्होंने बीजेपी के दूसरे नेताओं को भी चैलेंज किया है कि वो भी इस फिल्म के टिकट लोगों को मुफ्त में बांटे। तानाजी द अनसंग वॉरियर मराठा योद्धा की कहानी है। टीम न्यूज़ नेशन।